जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 24 अक्टूबर 2022। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व एक बार देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। तो भारत ने पाकिस्तान को दी मात T20 विश्व कप में। तो भारत ने 160 रन बनाए 6 विकेट पर 20 ओवर में, और पाकिस्तान ने 159 रन बनाए 8 विकेट पर 20 ओवर में। तो भारत ने एक अच्छी जीत हासिल की है T20 विश्व कप में। तो ये हमें एक छोटी सी जानकारी लेनी थी T20 विश्व कप की। अब हम हमारी जो पहली खबर रहेगी उसमें हम देखेंगे FCRA के बारे में देखेंगे। यहीं पर हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को भी देखने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे हमारी अगली खबर, जिसमें हम मंदिर शैली के बारे में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो मंदिर शैली है वो कितने प्रकार की होती है। नागर शैली के बारे में देखेंगे, द्रविड़ शैली के बारे में देखेंगे, बेसर शैली के बारे में देखेंगे। फिर यहीं पर हम मौलिक अधिकारों के बारे में भी देखने का प्रयास करेंगे। फिर हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम देखेंगे चीनी की जो सरकार है वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। फिर हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उसके स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास करेंगे। फिर यहीं पर हम जो आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है उससे संबंधित खबर को देखेंगे। फिर यहाँ पर हम वन वेब कंपनी है उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। फिर इसरो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। अनंत अंत से में उजास, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मंगल ग्रह पर जीवन का रहस्य, तो इसे भी आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि वोस्ट्रो खाते क्या होते हैं और कहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। फिर हम ब्रिटेन के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम सूडान की मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम ईरान की मैप का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि चर्चा में क्यों बने हुए हैं। फिर हमने जो पहले पेज पर देखी थी स्पेस इकोनॉमी से संबंधित खबर, उसी को हम जो ये 11वें पेज पर दे रखी इन दोनों खबरों को साथ मिलाकर देखेंगे। फिर हम अंत में हम देखेंगे कुछ छोटी सी पर महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेंगे। फिर हम ईरान के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो वोस्टर अकाउंट क्या होता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। वोस्टर अकाउंट को एक अन्य इमेज से समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम सूडान की मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम ब्रिटेन का मैप का एनालिसिस करेंगे जिसमें हम अंतर को करेंगे कि यूके, ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर होता है, इनको देखेंगे हम। फिर हम अन्य इमेज से इसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश आइसलैंड, कि ब्रिटिश जो यूके है, ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन है, इनमें क्या अंतर होता है, इसी को अन्य इमेज से समझेंगे। फिर हम यूनाइटेड किंगडम के जो मैप है उसका एनालिसिस करेंगे। फिर हम स्पेस इकोनॉमी से संबंधित खबर को देखेंगे जिसमें हम ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसकी सप्लाई चेन को समझेंगे, किस तरह से काम करती है, हिस्सेदारी को समझेंगे, उसके महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्री है उसको समझने का प्रयास करेंगे हम। फिर हम इसरो के जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे हम। फिर हम देखेंगे कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जहाँ से लॉन्च किया गया है वो लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है उसको देखेंगे। फिर हम वन वेब को देखेंगे, इसका ओनर कौन है उसको देखेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका इंडस्ट्री किस टाइप की है, इन सबको देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर हम सप्लाई चेन को समझेंगे। फिर सप्लाई चेन को एक GIF फाइल से समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसको समझेंगे। फिर वहाँ की गवर्नमेंट कैसी चाइना की उसको देखेंगे हम। फिर हम देखेंगे कि NGO और जो FCRA कानून है उन दोनों को देखने का प्रयास करेंगे कि NGO क्या होता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, दूसरा है कि उद्देश्य क्या है, फिर FCRA कानून क्या है, और किस तरह से जो विदेशों से पैसों की जरूरत होती है किसी NGO को, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम मनी लॉन्ड्रिंग को देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, इसकी स्टेजेस कौन सी होती हैं। फिर हम देखेंगे कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है तो इसके तहत कार्रवाई करता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम ED के बारे में भी देख लेंगे। फिर हम मौलिक अधिकारों के बारे में देखेंगे। फिर मौलिक अधिकारों के बारे में जो इनके जो महत्वपूर्ण अधिकार है उनको एक संक्षिप्त में जान लेंगे हम कि कौन से अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है। फिर हम देखेंगे हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम देखेंगे मंदिर कला शैली के बारे में देखेंगे। फिर शैलियों के बारे में देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी शैली प्रचलित है। फिर एक इमेज से समझने का प्रयास करेंगे नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली को। फिर दोनों नागर शैली और द्रविड़ शैली में क्या अंतर है उसको देखेंगे। फिर एक अन्य इमेज से फिर समझने का प्रयास करेंगे इनको, क्योंकि अभी हम इनको अंतर में देखेंगे तो फिर अंतर के बाद फिर इमेज से देखेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़ें। फिर हम वेसर शैली को देखेंगे क्या है वेसर शैली। फिर द्रविड़ शैली को देखेंगे, फिर उसको एक अन्य इमेज से समझने का प्रयास करेंगे, द्रविड़ शैली के जो महत्वपूर्ण अंग पार्ट्स हैं उनको। फिर हम देखेंगे नागर शैली को, उसकी उप शैलियों को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे जो नागर शैली उसकी जो स्थापत्य शैली है उसको देखेंगे। फिर हम
जो इसके कुछ महत्वपूर्ण जो पार्ट्स है, जो शिल्प शास्त्र है किसके, नागर शैली के, उनको देखेंगे कि कौन कौन से अंग होते हैं मंदिर के। फिर उसी को एक इमेज के थ्रू समझेंगे। फिर अयोध्या के मंदिर को देखेंगे और उसी को नागर शैली से जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो नागर शैली से ही बनाया जा रहा है जो अयोध्या का मंदिर है। तो ये हमारी जो आज की खबर रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। तो यहाँ पर कुछ अवकाश की सूचना दी हुई है कि 24 अक्टूबर को सोमवार को अवकाश रहेगा, इसलिए 25 अक्टूबर को अखबार नहीं आएगा और 24 अक्टूबर को जो अखबार आएगा। तो इस तरह से कल देखना है कि हमारे जो कल अखबार नहीं आएगा। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले 2 एनजीओ पर की गई कार्रवाई। तो अंतर मंत्रालय समिति की जांच के बाद FCRA लाइसेंस निरस्त। तो गृह मंत्रालय के ने कानूनों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली 2 गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ, एक कौन सा, एक राजीव गांधी फाउंडेशन और दूसरा है राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, को विदेशी चंदा विनियमन कानून के तहत लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। अब ये दोनों एनजीओ विदेश से धन प्राप्त नहीं कर सकते। अब यह कार्रवाई गृह मंत्रालय द्वारा जुलाई 2020 में गठित अंतर मंत्रालय समिति द्वारा दी गई जांच के बाद की गई थी। इस समिति का गठन इन एनजीओ द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और FCRA के प्रावधानों के संभावित उल्लंघन की जांच के बाद किया गया था। समिति ने इन एनजीओ द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने में दस्तावेजों में कथित जालसाजी, धन का दुरुपयोग और चीन समेत विभिन्न देशों से पैसा हासिल करने के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की थी। तो इस तरह से इन दोनों पर जो गृह मंत्रालय ने उन्होंने कार्रवाई की। किसके तहत की? तो विदेशी चंदा नियमन कानून के तहत की गई। तो अब हम इनको देखते हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी चंदा विनियमन कानून क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एनजीओ क्या होता है। तो विश्व बैंक के अनुसार ऐसे निजी संगठन जो कुछ इस तरीके की गतिविधियों से जुड़े होते हैं जिनमें किसी को परेशानी दूर होती हो, गरीबों के हितों को बढ़ावा मिलता हो, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता हो, मूलभूत सामाजिक सेवाएं मुहैया कराई जाती हो या विकास का जिम्मा उठाया जाता हो, गैर सरकारी संगठन या गैर लाभकारी संगठन कहलाते हैं। एनजीओ एक ऐसा संगठन होता है जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है और इसके कुछ व्यक्तियों के समूह के द्वारा संचालित किया जाता है, यानी कुछ व्यक्ति इसे संचालित करते हैं। भिन्न भिन्न स्रोतों से ऐसी संस्थाओं को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और समझा जाता है। कहीं पर इन्हें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पर निजी स्वैच्छिक संगठन, चैरिटी, नॉन प्रॉफिट चैरिटीज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो कहीं पर इन्हें थर्ड सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जैसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। रजिस्टर्ड एनजीओ से समाज सेवी कार्य करने पर आप सरकारी या अनुदान दाता संगठन से आर्थिक सहायता ले सकते हैं। यदि कोई समाज सेवी संस्था आर्थिक सहायता न लेना चाहे तो वह सामाजिक कल्याण का कार्य बिना पंजीकरण किए भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उद्देश्य क्या रहते हैं। तो उद्देश्य में देखते हैं कि इन संगठनों का एकमात्र मकसद सामाजिक सेवा भावना है, लाभ कमाना इनका मकसद नहीं होता। दूसरा है बेरोजगार युवाओं को रोजगार आदि की जानकारी देना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर पिछड़े वर्ग की उन्नति, बेहतरी व विकास के लिए कार्य करना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाते हैं। अब हम इन्हीं की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। सबसे पहले अभी हमने देख लिया है, तो अब हम देखते हैं कि जो FCRA कानून क्या है। तो सरकार को जब गुप्तचर ब्यूरो सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से FCRA के उल्लंघन के बारे में जानकारी मिलती है, तब आरोपित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई, आवश्यक जांच और कथित अधिनियम में आधारित उचित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद शुरू की जाती है। यानी सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि अगर सरकार को गुप्तचर ब्यूरो से किसी एनजीओ के बारे में अगर सूचना मिलती है कि उसने कानूनों का उल्लंघन किया है और जो वो विदेशी पैसा प्राप्त कर रहा है उसका अनुचित प्रयोग कर रहा है, तो उस समय सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है। किसके तहत? FCRA कानून के तहत। यदि कोई एनजीओ इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके बाद त्वरित कार्रवाई की जा सकती है। 2016 में FCRA 2010 कानून में संशोधन किया गया था। नए संशोधनों के मुताबिक अब गैर लाभकारी संगठन, राजनीतिक दल और चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार या विदेशी कंपनियों से शर्तों के साथ चंदा ले सकते हैं। नए कानून के तहत ऐसे विदेशी सहायता लेने वाले एनजीओ को गृह मंत्रालय के तहत
स्वयं को पंजीकरण करवाना होगा और इसके साथ ही अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करनी होगी। वित्तीय लेन देन में अनियमितता होने पर इसके लाइसेंस को रद्द करने का भी प्रावधान जुड़ा गया है। तो ऐसा ही अभी जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उनके साथ भी ऐसा ही किया गया है, क्योंकि वो भी जो विदेशी से जो पैसा ले रहे थे उसमें कुछ अनियमितता देखी गई और इसी पर जो गृह मंत्रालय ने उन पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के अंतर्गत FCRA सेवाओं का लाभ ऑनलाइन लिया जा सकता है। तो ये कुछ बातें हो गई किसके बारे में, FCRA कानून के बारे में। अब देखते हैं कि विदेशी पैसा की जरूरत क्यों। तो भारत में ये NGO अपने काम के लिए काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद भी लेते हैं। इसके चलते कई बार ये संगठन शक के दायरे में आ जाते हैं। घरेलू स्तर पर इनके लिए पैसा जुटाना आसान नहीं होता, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना ही विरोध करने के लिए इन संगठनों को पैसा नहीं देना चाहेगी। सरकार और कंपनियों की सांठगांठ को भी जानकर इसका एक कारण मानते हैं कि इस वजह से भी जो NGO विदेशों से पैसा लेते हैं। तो इस तरह से हमें इस खबर को देखना था। अब हम देखते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। द इलीगल प्रोसेस ऑफ मेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटी सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट फंडिंग अपीयर टू हैव कम फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स। तो ये सीधी सी बात कहना चाह रहा है कि आपने अगर कोई सा भी पैसा जो गैर कानूनी तरीके से कमाया है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, आतंकवाद फंडिंग हो गया, या ऐसा सोर्स जिसका आप मतलब एक से सोर्स जिसका आप उदाहरण नहीं दे सकते या बता नहीं सकते कि हाँ हमने यहाँ से पैसा कमाया है, तो उसको जो गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। यानी अब वो पैसा तो आपने कमा लिया, अब आप उसको क्या करेंगे, तो आप उसको कानूनी तौर पर सही दिखाने का प्रयास करेंगे, तो उसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। यानी एक तरह से आप पैसे को धोने का प्रयास कर रहे हैं, ब्लैक से व्हाइट करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग में कौन सी स्टेजेस होती है, तो इसमें 3 स्टेज होती है, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन करना। तो सबसे पहले आती है प्लेसमेंट, जिसमें क्या करते तो जो इलीगल एक्टिविटी से जो पैसा कमाए उन सबको इकट्ठा करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसके साथ इंटीग्रेट करते थे, यानी जो वित्तीय सिस्टम होता है उसके साथ मिला दिया जाता है उस ब्लैक मनी को। फिर उसको क्या करते हैं कि उसको ट्रांसफर कर देते, यानी इतना उसका ट्रांसफर कर देते कि जो उसका पता नहीं चल पाता है कि सोर्स कहाँ से आ रही है मनी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको अंत में लेयरिंग करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, यानी उस पैसे से जो एसेट खरीद लिए जाते हैं, या तो फाइनेंशियल एसेट खरीद ली जाए, या कुछ शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया जाए, या कुछ फिजिकल एसेट खरीद लिए जाए। तो इसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की जो स्टेजेस है। तो इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग स्टेजेस है वो कार्य करती है, और इस तरह से जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रोसेस है वो होती है। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को। अब हम देख लेते हैं PMLA के बारे में। तो उससे पहले हम देख लेते हैं ED के बारे में। तो प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आती है। अब हम जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करेंगे तो ED उसी के तहत कार्यवाही करती है। तो ED क्या करती है, तो ED एक बहु अनुशासनिक संगठन है जो धन शोधन के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अधिदेशित है। निदेशालय के वैधानिक कार्यों में निम्नलिखित अधिनियमों का प्रवर्तन शामिल है, यानी लागू करवाना है, जिसमें सबसे पहला है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये एक आपराधिक कानून है जिसे धन शोधन को रोकने के लिए और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए तथा उससे जुड़े या आनुषांशिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। ED को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने हेतु अन्वेषण करने, संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न करने और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और विशेष अदालत द्वारा संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करवाते हुए PMLA के प्रावधानों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये चर्चा में बना रहता है। अब उसके बाद दूसरा देखिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक नागरिक कानून है जिसे विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को इंटीग्रेट और संशोधित करने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया है। ED को विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों के अन्वेषण करने, कानूनों का उल्लंघन करने वालों को न्याय निर्णीत करने और उन पर जुर्माना लगाने की भी जिम्मेदारी दी गई है। और तीसरा है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। यह कानून आर्थिक अपराधों
अपराधियों को भारतीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर भागकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया था। यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत ईडी को ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधी जो गिरफ्तारी से बचते हुए भारत से बाहर भाग गए उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए तथा उनकी संपत्तियों को केंद्र सरकार से संलग्न करने का प्रावधान करने हेतु अधिदेशित किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके कानून रहते हैं। अब जैसे नीरव मोदी है, विजय माल्या है, तो वो भाग गए, वो यूके भाग गए, तो वहां से लाने के लिए कौन से कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी? तो ये भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। फिर अगर विदेशी मुद्रा से कुछ अनियमितता पाई जाती है तब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लाया जाएगा। फिर धन शोधन से संबंधित या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कोई भी अनियमितता मिलेगी तो धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी कौन? ईडी। तो ये हमें इस खबर में देखना था। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। राम संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रणेता मोदी, तो ऐसा कहा उन्होंने, तो कहाँ कहा? तो रामलीला के भव्य और दिव्य मंदिर के भूमि पूजन के बाद पहली बार अयोध्या पधारे पीएम ने रामराज में सबका साथ सबका विकास की अवधारणा की व्याख्या करते हुए कहा कि ये सहयोगी है कि संविधान की मूल प्रति के जिस पृष्ठ पर राम, लक्ष्मण व सीता के चित्र हैं और भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पृष्ठ है। राम संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रणेता हैं। राम ने वनवास के समय सबका साथ लेकर लंका विजय की और जब सिंहासन पर बैठे तो सबका साथ रखा। राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते और कर्तव्य भावना से मुख नहीं मोड़ते, तो ऐसा मोदी जी ने कहा है। तब यहाँ पर जो बात की, एक मौलिक अधिकारों की बात की है, एक अयोध्या की जो राम मंदिर बनाया जा रहा है उसके बारे में बात की गई है। तब हम इनको देखते हैं। तो पहले हम मौलिक अधिकारों के बारे में देख लेते हैं। तो भारत का संविधान अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। भारत विविधता में एकता के लिए जाना जाता है और इसका कारण मौलिक अधिकार है जो संविधान अपने नागरिकों को सशक्त बनाता है। 6 मौलिक अधिकार में क्या है? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है। जाति, धर्म, पंथ, जातिता, नस्ल या लिंग के बावजूद सभी अधिकार लागू होते हैं। प्रकृति में सभी अधिकार पूर्ण नहीं है। युद्ध, महामारी, आतंकवादी हमले या आर्थिक संकट जैसी राष्ट्रीय आपात स्थितियों के मामले में सरकार द्वारा कुछ अधिकारों को रद्द किया जा सकता है। देश के लोकतंत्र की माप उसके मौलिक अधिकारों में निहित है। मौलिक अधिकारों पर उपरोक्त निबंध में उल्लेखित लोगों के विपरीत मौलिक अधिकार आमतौर पर सत्तावादी, तानाशाही या फासीवादी शासन में नागरिकों को नहीं दिए जाते हैं। लोकतंत्र के 3 स्तंभों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को इन अधिकारों को ठीक से लागू करने की आवश्यकता है। यदि किसी अधिकार का उल्लंघन पाया जाता है तो एक नागरिक कानून की अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। तो ये मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ जानकारी थी। अब हम मौलिक अधिकारों को एक संक्षिप्त में देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है। तो समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद संख्या 14 से 18 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद संख्या 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो अनुच्छेद संख्या 23-24 के अंतर्गत। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद संख्या 25-28 के बीच में। और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार तो अनुच्छेद संख्या 29-30 के बीच में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो अनुच्छेद संख्या 32 के बीच में इनका वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं मंदिर कला की शैली के बारे में। तो मंदिर कला की जो शैली है वो महत्वपूर्ण है। अब वो कितने प्रकार की शैलियां होती? तो 3 प्रकार की शैली होती है। तो कौन सी? नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। अब शैलियों के बारे में बात की जाए तो भारतीय स्थापत्य कला व शिल्प शास्त्रों के अनुसार मंदिर विशेषतः हिंदू मंदिरों को 3 मुख्य शैलियां। पहली हो गई नागर शैली, मुख्यतः उत्तर भारतीय शैली है। द्रविड़ शैली मुख्यतः दक्षिण भारतीय शैली और बेसर शैली जो नागर द्रविड़ की जो मिश्रित है। और ये कहाँ पर प्रचलित है? तो ये मुख्यतः दक्षिण पश्चिम भारतीय शैली भी कहते हैं इसको। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि नागर शैली कहाँ पर प्रचलित है? तो उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में और बेसर शैली दोनों का एक तरह से मिश्रित रूप हो जाता है। अब आप देखिए नागर शैली और बेसर शैली और द्रविड़ शैली की जो मंदिर की जो शैली है उसको आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। अब हम जो नागर शैली और द्रविड़ शैली उन दोनों में अंतर को देख लेते हैं। जो नागर शैली वर्गाकार आधार पर निर्मित होती है जबकि द्रविड़ शैली वो आयताकार आधार पर निर्मित होती है। नागर शैली की बात की जाए तो शिखर की संरचना पर्वत श्रृंग के समान होती है। द्रविड़ शैली की शिखर संरचना प्रिज्म या पिरामिड के समान होती है। नागर शैली की बात की जाए तो शिखर के साथ शिखर की
ऊर्ध्व रेखी परंपरा। द्रविड़ की बात की जाए तो शिखर का क्षैतिज विभाजन और शिखर पर भी मूर्तियां की परंपरा है। नागर की बात की जाए तो शिखर के शीर्ष भाग पर ऊर्ध्व रेखी आमलक एवं उसके ऊपर कलश होता है। द्रविड़ की बात की जाए तो शिखर के शीर्ष भाग पर कलश की जगह बेलन आकार व एक ओर से चंद्र अर्ध चंद्राकार संरचना व उसके ऊपर अनेक कलशवत स्तूपिकाएं हैं। नागर शैली की बात की जाए तो शिखर सामान्यतः एक मंजिल है और शिखर जो द्रविड़ शैली की बात की जाए तो शिखर सामान्यतः बहुमंजिले होते हैं। नागर शैली की बात की जाए तो गर्भगृह के सामने मंडप व अर्ध मंडप होता है, जबकि द्रविड़ शैली की बात की जाए तो गर्भगृह के सामने मंडप आवश्यक नहीं, प्राय शिखर विहीन मंडप चावड़ी या चौलत्री के रूप में स्तंभ युक्त महाकक्ष होता है। अब नागर शैली की बात की जाए तो द्वार के रूप में सामान्यतः तोरण द्वार। द्रविड़ शैली की बात की जाए तो द्वार के रूप में सामान्यतः विशाल गोपुरम होते हैं। मंदिर का सामान्य परिसर तो ऐसा नागर शैली के अंदर होता है, मंदिर का विशाल प्रांगण होता है द्रविड़ शैली के अंतर्गत। परिसर में जलाशय आवश्यक नहीं, ऐसा नागर शैली के अंतर्गत है। परिसर में कल्याणी या पुष्क करणी के रूप में जलाशय होते हैं द्रविड़ शैली के अंतर्गत। मंदिर प्रांगण में पृथक दीप स्तंभ व ध्वज स्तंभ का भी विधान नहीं, ऐसा नागर शैली के अंतर्गत है। द्रविड़ शैली की बात की जाए तो प्राय मंदिर प्रांगण में विशाल दीप स्तंभ व ध्वज स्तंभ का भी विधान होता है। नागर शैली की बात की जाए तो सामान्यतः द्रविड़ शैली की तुलना में कम ऊंचाई होती है, जबकि द्रविड़ शैली है तो सामान्यतः नागर शैली की तुलना में अधिक ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर जिन चीजों की बात की है, एक तोरण द्वार की बात की है, अर्धमंडप की बात की है, गर्भगृह की बात की, शिखर की बात की है, आमलक की बात की है, कलश की बात की है, या पर्वत शंख की बात की है, पिरामिड की बात की है, या आयताकार की बात की है, वर्गाकार की बात की है। तो इन सबको आप इमेज से देखिए आप, तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इनका जो शिखर है, तो आप देखिए इनको समझिए कि किस तरह से जो द्रविड़ शैली है उसका आयताकार है, और जो नागर शैली आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो बेस है किस तरह का, तो वर्ताकार है। ये आमलक को देखिए, ध्वज को देखिए, इनके शिखर को देखिए, ये पर्वत शंख की तरह है, और इसको देखिए आप, ये किस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। अब हम देखते हैं इन्हीं तीन शैलियों को, जैसे हमने अभी अंतर को देखा, तो आप देखिए कि इनका किस तरह से जो शेप है। तो आप वेसर शैली को देखिए तो इसमें दोनों का मिक्सर हो जाता है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नागर शैली और ये द्रविड़ शैली, तो आप देखिए कि द्रविड़ शैली से कौन सी जो विशेषताएं वेसर शैली में समाहित की गई है, नागर शैली से कौन सी विशेषताएं जो वेसर शैली में समाहित की गई है। तो आप देख पा रहे होंगे इनका दोनों का स्ट्रक्चर देखिए आप, तो आपको कुछ अंतर दिखाई देगा। अभी हमने जो अंतर देखा बेसिक वही अंतर है, आप इसको बस आप इमेज से लिंक करने का प्रयास कीजिए। अब हम वेसर शैली के बारे में देखते हैं। तो चालुक्य एवं होयसल राजवंशों द्वारा निर्मित की गई है वेसर शैली। विंध्य कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र हो गया, यानी विंध्याचल और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है, वो वाला जो क्षेत्र है, वहां पर जो शैली विकसित की गई उसे वेसर शैली कहते हैं। अब वेसर शैली के जो उप शैलियों में विभाजित कर दिया गया है। चालुक्य शैली के जो उदाहरण है वो हेल के मंदिर है। होयसल शैली तो उसके उदाहरण है होयलेश्वर के मंदिर है। पाल शैली उसके उदाहरण हो गया सिद्धेश्वर का मंदिर हो गया है। अब द्रविड़ शैली के बारे में बात की जाए तो मुख्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित है। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच का जो क्षेत्र है, वहां पर जो शैली प्रचलित है उसे द्रविड़ शैली कहते हैं। अब द्रविड़ शैली का जो मंदिर है उसको देखिए, तो सबसे आगे क्या हो गया, तो गोपुरम हो गया, फिर उसके बाद देखिए गर्भगृह हो गया, और ये मंडप हो गया, मंडप हो गया है। उसके बाद आप देखिए विमल हो गया, शिखर हो गया है, और ये उसका ऊपरी वाला भाग हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी द्रविड़ शैली का जो मंदिर, उसकी जो शैली वो किस तरह से है। अब आप नागर शैली को देखिए, तो नागर शैली कहाँ पर प्रचलित है, तो विंध्य से जो ऊपर वाला क्षेत्र है वहां पर जो शैली प्रचलित है उसे नागर शैली कहते हैं। अब इसकी उप शैलियां देखिए, तो ओडिशा मंदिर शैली जिसका उदाहरण हो गया कोणार्क सूर्य मंदिर, फिर खजुराहो मंदिर शैली जिसका उदाहरण हो गया कंद्रिया महादेव का मंदिर, फिर गुजरात और राजस्थान की मंदिर शैली जिसके उदाहरण हो गया दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो ये नागर शैली के बारे में हो गया। अब नागर शैली का जो मंदिर है उसका जो स्थापत्य उसको देखिए, तो गर्भगृह हो गया, सबसे नीचे क्या हो जाता है, तो चबूतरा यानी मंच हो जाता है। तो आप देखिए फिर उसके ऊपर मंदिर को निर्माण किया जाता है, तो ये गर्भगृह हो जाता है। गर्भगृह के ऊपर आमलक और ये शिखर हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे इसके सामने मंडप हो जाता है। तो ये इस तरह से इसकी शैली होती है। अब इसी को आप देखिए इसके महत्वपूर्ण पार्ट्स कौन से नागर शैली के, तो इसके 8 प्रमुख अंग होते हैं किसके, नागर शैली के। तो सबसे पहला होता है अधिष्ठान, यानी मूल आधार होता है जिस पर संपूर्ण भवन खड़ा किया जाता है। तो अधिष्ठान क्या हो गया, जो मूल आधार हो जाता है जिस पर पूरा भवन खड़ा किया जाएगा। फिर उसके बाद शिखर आता है, मंदिर का शीर्ष भाग अथवा गर्भगृह का ऊपरी भाग। कलश शिखर का शीर्ष भाग, जो कलश ही
या कलशवत होता है। आमलक शिखर के शीर्ष भाग पर कलश के नीचे का वर्तुलाकार भाग हो गया है। ग्रीवा क्या हो गया, तो शिखर का ऊपरी डलवा भाग। कपोत क्या हो गया, तो किसी द्वार, खिड़की, दीवार या स्तंभ का ऊपरी छत से जुड़ा भाग। कॉर्निस भी कहते हैं इसे। मसूरक नींव और दीवारों के बीच का भाग। और जंगा दीवारें, विशेषकर गर्भगृह की दीवारों को कहते हैं। अब सबसे पहले हम अधिष्ठान को देखते हैं। तो अधिष्ठान को देखिए तो मूल आधार हो गया। तो आप इस इमेज में देखिए तो ये अधिष्ठान हो गया, यानी जो मूल आधार हो गया जिस पर पूरा मंदिर को खड़ा किया जाएगा। अब उसके अलावा आप शिखर को देखिए, यानी मंदिर का शीर्ष भाग अथवा गर्भगृह का ऊपरी भाग। तो इसको देखिए तो ये शिखर हो गया, जहाँ ये गर्भगृह हो गया, इसके ऊपरी भाग कौन सा हो गया, शिखर हो गया। उसके अलावा आप कलश को देखिए तो कलश क्या होगा, तो शिखर का शीर्ष भाग, जो कलश ही या कलशवत होता है। तो इसको देखिए आप, तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये कलश हो गया, जो किसके ऊपर है, तो शिखर के ऊपर हो जाता है। उसके अलावा आप देखिए आमलक को देखिए, तो आमलक क्या हो गया, तो शिखर के शीर्ष भाग पर कलश के नीचे का वर्तुलाकार भाग हो गया। तो आप देखिए ये आमलक हो गया है, तो किसके नीचे आ जाता है, ये कलश के नीचे आ गया। तो आप देख पा रहे हो शिखर के ऊपर हो गया है। उसके अलावा आप देखिए ग्रीवा को देखिए, तो ग्रीवा क्या हो गया, तो शिखर का ऊपरी डलवा भाग। तो आप देखिए तो ग्रीवा हो गया, शिखर का डलवा भाग वाला क्षेत्र क्या हो गया, तो ग्रीवा हो गया है। उसके अलावा आप कपोत को देखिए, तो किसी द्वार, खिड़की, दीवार या स्तंभ का ऊपरी छत से जुड़ा भाग, तो उसी को क्या बोलते हैं, कपोत बोलते हैं। तो ये कपोत वाला क्षेत्र हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे ये कपोत हो गया है। उसके अलावा आप देखिए मसूरक, तो नींव और दीवारों के बीच का भाग। तो आप देखिए ये मसूरक हो गया, नींव और दीवारों के बीच का भाग वाला क्षेत्र हो गया है। जंगा देखिए तो दीवारें, विशेषकर गर्भगृह की जो दीवारें होती है उसको बोलते हैं हम जो जंगा। तो आप देख पा रहे गर्भगृह हो गया, और इसकी जो दीवारें होंगी उसको क्या बोलते हैं, जंगा। ये अधिष्ठान, ये जगती। तो आप देखिए यहाँ पर और अच्छे से मिलान कीजिए, ये ध्वज हो गया, ये कलश हो गया, ये हमलक, ये ग्रीवा, ये शिखर, ये जंगा, ये गर्भगृह हो गया, ये जागती या जगती, ये अधिष्ठान बोल सकते हैं इसको। ये उरुश्रृंग, ये अंतराल हो गया, ये महामंडप हो गए, ये अर्धमंडप हो गए, ये गवाक्ष हो गया, ये कपोत हो गया, और ये मसूरक हो गया। अभी इसी के अयोध्या का जो मंदिर है उसी से लिंक कीजिए। तो आप देख पा रहे ये प्रदक्षिणा पथ हो गया, जहाँ पर हम जो मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं। ये देखिए ये ध्वज हो गया, ये कलश हो गया है, ये शिखर हो जाता है, ये गर्भगृह हो जाता है जिसके ऊपर शिखर है। उसके अलावा आप देखिए ये मंडप हो गया, ये जागती वाला क्षेत्र हो गया, ये नीचे अधिष्ठान वाला क्षेत्र हो गया है। तो आप इन सबको लिंक कीजिए। अब इसी को इमेज को आप सामने से देखिए तो आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरह से इसका डिजाइन किया जा रहा है। तो आप देखिए कि कितना शानदार इसका जो शैली है वो दिखाई दे रही है आपको। ये ध्वज हो गया, ये शिखर हो गया, ये कलश हो गया, ये आमलक हो गया, ये तो आप देखिए ये मंडप वाला क्षेत्र हो गया है, ये नृत्य मंडप। यहाँ पर मंडप को डिवाइड कर दिया गया है, कुड्डू मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, फिर प्रदक्षिणा मंडप हो गया है, कीर्तन मंडप हो गया है। इसके अलावा आप ये सीढ़ियों को देखिए, ये पिलर्स हो गए इसके। तो इस तरह से इसका निर्माण किया जा रहा है आने वाले समय में। तो हमें देखना है इस तरह से, क्योंकि हमारा जो प्रीलिम्स में, मेंस में प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि मेंस में तो बन ही सकते हैं, क्योंकि अब ये चर्चा में भी बना रहता है राम मंदिर। तो इसकी स्थापत्य शैली के बारे में पूछ सकते हैं, द्रविड़ शैली, नागर शैली के बारे में अंतर पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमें खबर देखनी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। चीन में राष्ट्रपति जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल को हरी झंडी। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इतिहास रच दिया है। उनके लगातार तीसरी बार 5 साल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी का महासचिव चुना गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वे जीवन भर चीन की सत्ता पर काबिज रहेंगे। पार्टी संस्थापक माओ सेतुंग के बाद जिनपिंग सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के ऐसे पहले नेता हैं जो तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आए हैं। जिनपिंग को केंद्रीय सैन्य आयोग यानी सीएमसी का अध्यक्ष भी नामित किया गया है। इसके साथ ही यह निश्चित हो गया है कि जिनपिंग सत्ता के तीनों प्रमुख केंद्रों, तो राष्ट्रपति का, कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव का और सीएमसी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। तो 3 तरह की जो सत्ता है वो संभालेंगे जिनपिंग। कौन सी? एक राष्ट्रपति की यानी प्रेसिडेंट की, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव यानी सेक्रेटरी की, और सीएमसी पद की। तीनों की दावेदारी कौन संभालेंगे? तो जिनपिंग संभालेंगे। यानी सीएमसी क्या हो गया? तो केंद्रीय सैन्य आयोग हो गया, उसी को सीएमसी कहते हैं। और यहीं पर जो आपूर्ति श्रृंखला उसकी भी बात की गई है। तो अब हम इनको विस्तृत से देखते हैं कि क्या है ये सब। पहले आप आपूर्ति श्रृंखला को देख लीजिए, जिसमें क्या है कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से किस तरह से सप्लायर पे जाता है, सप्लायर किस तरह से उसे मैन्युफैक्चरिंग में ले जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में फाइनल गुड्स बनने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो कस्टमर पे जाता है, कस्टमर से किस तरह से कंज्यूमर पर जाता है। तो ये एक सप्लाई चेन बनती है।
अब जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी देश के पास रॉ मटेरियल होगा, कोई देश सप्लायर का काम करेगा, कोई देश मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा। तो अब चीन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जैसे आज हमें पता है कि चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो उससे जो ज़्यादातर सप्लाई चेन है वो किससे लिंक है? तो वो चाइना से लिंक है। आज अगर चाइना की अर्थव्यवस्था मंदी की हालत में या वहाँ पर लॉकडाउन लगाया जाता है तो उससे पूरी विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए सप्लायर ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ये वो होगी नहीं प्रोडक्ट्स की, तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो कस्टमर पे कैसे जाएगा, कस्टमर पे नहीं जाएगा तो कंज्यूमर पे कैसे जाएगा? तो इस तरह से पूरी सप्लाई चेन प्रभावित होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि जो आने वाले समय में जो सप्लाई चेन है उसका डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना का तो उसका विकल्प तलाशा जाए। इसीलिए भारत की तरफ जो कंपनियां हैं वो आकर्षित हो रही है कि एक अगर मान लीजिए कि चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार होता है और अमेरिका चाइना पर प्रतिबंध लगाता है, तो कंपनियां फिर किस तरह से अपने प्रोडक्ट का निर्माण करेगी। तो इसलिए वो विकल्प तलाश रही है किसका? मैन्युफैक्चरिंग का, चीन के लिए, मतलब चीन का विकल्प तलाश रही है। तो इसलिए भारत की तरफ भी आकर्षित हो रही है। अब इसी को आप एक फाइल से समझिए, तो ये कॉटन हो गए, कपास हो गया। अब कपास से देखिए कि किस तरह से इनका मैन्युफैक्चरिंग की गई है, कंपनी में गया है, वहाँ पर इनके साथ कपड़ा बनाया गया है, रंगाई की गई, सारा काम किया गया है। फिर उसके बाद ये सिलाई मशीन पे गए, यहाँ से कपड़ा बन गया। अब मशीन पे गई सिलाई मशीन पर तो उसने कपड़ा बनाया। अब आप देखिए ये कपड़ा बना, अब इस कपड़े का क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन किया है, ट्रांसपोर्टेशन से ये कंज्यूमर के पास पहुंचा है, कंज्यूमर ने इसका उपभोग किया है। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से सप्लाई चेन कार्य करती है और किस तरह से ये अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती है किसी की देश की अर्थव्यवस्था में। अब हम देखते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे नीचे होता है पार्टी मेंबर, जो कितने होते हैं? तो 95 मिलियन को दिखाया, तो ये बदलते रह सकते हैं, तो इस पर हमें फोकस नहीं करना है। तो सबसे नीचे होता है पार्टी मेंबर। अब ये पार्टी मेंबर क्या करते हैं? तो ये नेशनल पार्टी कांग्रेस है, उसके सदस्यों को चुनते हैं। अब नेशनल पार्टी कांग्रेस के जो सदस्य वो क्या करते हैं? तो सेंट्रल कमेटी है, उसके सदस्य को चुनते हैं। अब सेंट्रल कमेटी है, उसके सदस्य क्या करते हैं? तो पोलित ब्यूरो उसके सदस्यों को चुनते हैं। अब पोलित ब्यूरो के सदस्य क्या करते हैं? तो पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी है, उसके सदस्य को चुनते हैं। और इसी जो कमेटी है उसमें से एक प्रेसिडेंट होता है, प्रधानमंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री होता है, तो इसी में से होते हैं। और इसी में एक जनरल सेक्रेटरी होता है, जो कौन होता है? तो वही एक तरह से जो चाइना उसके प्रेसिडेंट को मान सकते हैं, वही प्रेसिडेंट ही यानी जनरल सेक्रेटरी होता है। तो इस तरह से इसका चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी उसका स्ट्रक्चर होता है। तो आप इसी को एक अन्य में से समझिए। तो पार्टी मेंबर हो गए, तो पार्टी मेंबर ने नेशनल पार्टी कांग्रेस को चुना, नेशनल पार्टी कांग्रेस ने सेंट्रल कमेटी को चुना, सेंट्रल कमेटी ने पोलित ब्यूरो को चुना, पोलित ब्यूरो ने पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी को चुना। और इसी में से जो 7 सदस्य, उसमें से एक सदस्य हो जाएगा जनरल सेक्रेटरी, एक हो जाएगा प्रधानमंत्री, एक हो जाएगा उप प्रधानमंत्री। और जो जनरल सेक्रेटरी रहेगा वही प्रेसिडेंट ऑफ चाइना भी रहेगा, यानी प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ही जनरल सेक्रेटरी भी रहेगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है किसका? सीपीसी का, यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। अब इसकी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखिए चाइना की, तो ये प्रेसिडेंट हो गया सबसे ऊपर, यानी ड्यूअल ऑफिस हो गए, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सीसीपी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सेक्रेटरी भी हो गए, और दूसरा है कि प्रेसिडेंट भी हो गए। अब इसमें 2 हाउस हो गए, एक अपर हाउस जिसे क्या बोल रहे हैं? पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस, और दूसरा हो गया लोअर हाउस जिसे क्या बोलते हैं? नेशनल पीपल कांग्रेस। अब नेशनल पीपल कांग्रेस है, इसी के नीचे आ जाता है स्टेट काउंसिल, सुप्रीम पीपल कोर्ट्स, स्टेट मिलिट्री कमीशन। अब इसी के नीचे आता है पार्टी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जिसके भी अध्यक्ष कौन है अभी? तो ये शी जिनपिंग ही है। और इसी के नीचे आता है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे हम PLA कहते हैं। तो अब हमने जैसे खबर में बात की थी कि जो शी जिनपिंग की उसको 3 सत्ता सौंपी गई, तो कौन सी? एक राष्ट्रपति की, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव की, और एक CMC अध्यक्ष की। तो आप यहाँ पर इमेज में देखिए, एक प्रेसिडेंट हो गया और दूसरा है जनरल सेक्रेटरी ऑफ द CCP हो गया, और एक जो यहाँ पर पार्टी का जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसका भी जो सत्ता है किसके पास है? तो वो शी जिनपिंग के पास है, यानी 3 सत्ता के केंद्र में कौन है अभी? शी जिनपिंग के। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। सैटेलाइट लॉन्चिंग बाजार में भारत की दमदार दस्तक। तो तेजी से बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट लॉन्चिंग बाजार में भारत ने बेहद धमाकेदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने अत्याधुनिक भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M2 के जरिए एक साथ 36 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M2 को पहले GSLV Mk3 के रॉकेट के नाम से जाना जाता था। ये सारे सैटेलाइट OneWeb नाम की एक संचार व्यवस्था से जुड़ी कंपनी के हैं।
जिसमें भारत की दिग्गज मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी भारती समूह एयरटेल की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इस सफल प्रक्षेपण के आधार पर वनवेब ने भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बेहतरीन संचार सुविधा देने की बात कही है। यही नहीं, एल लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक तरह से प्रभुत्व हासिल कर लिया है। साथ ही अब भारत ने भारी वाणिज्यिक सैटेलाइट लॉन्चिंग बाजार का भी रास्ता खुल गया है इस तरह से। और जो वन वेब ने जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए इसके, तो इससे क्या होगा कि दुनिया भर में जो उच्च गति की कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। तो ये अमित शाह ने इसको एक आत्मनिर्भर का उदाहरण बताया है। अब हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने इस पर क्या ट्वीट किया है। तो इसरो NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इन स्पेस को 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट के साथ अपने सबसे भारी रॉकेट की सफल लॉन्चिंग पर बधाई। ये आत्मनिर्भर का उदाहरण है और विश्व वाणिज्यिक व्यापार में माफ कीजिए बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को दर्शाता है। अब राष्ट्रपति जी ने क्या ट्वीट किया इस पर। तो इसरो NSIL की टीम ने वैश्विक कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की। देश को वैज्ञानिक और स्वदेशी क्षमताओं के प्रदर्शन पर नाज है, सबको बधाई। तो ऐसा कहा। अब इसी को हम एक अगली खबर है उससे भी लिंक करते हैं। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा सैटेलाइट लॉन्चिंग बाजार। तो दुनिया में सैटेलाइट लॉन्चिंग बाजार तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में यह बाजार 14 से 15 अरब डॉलर के बीच का है। वर्ष 2028 तक इसके 2 गुना होने की संभावना है। जैसे जैसे दुनिया में ऑनलाइन गेमिंग, ई कॉमर्स, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव बढ़ता जाएगा, सैटेलाइट लॉन्चिंग बाजार में मांग भी बढ़ती जाएगी। आने वाले दिनों में संचार सुविधा के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों की तरफ से अपने एक्सक्लूसिव सैटेलाइट लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसरो को अभी भी दुनिया में सबसे किफायती दर पर सैटेलाइट लॉन्च करने वाली एजेंसी के रूप में देखा जाता है। इसरो के चेयरमैन स्वप्नाथ ने कहा कि उनकी कोशिश भारत से सैटेलाइट लॉन्चिंग की लागत को और कम करने की है। तो ये एक तरह से ये बात कही गई है। अब हम इन दोनों खबरों को जोड़कर जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए गए उनको देखते हैं। एक तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, एक इसरो की बात की गई है, एक NSIL की बात की गई है, दूसरा है वाणिज्यिक सैटेलाइट की बात की गई है, यानी विश्व वाणिज्यिक व्यापार की बात की गई है, इन स्पेस की बात की। तो इन सबको देखते हैं। तो ये आप इमेज को देखिए तो आप कुछ अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि एक सैटेलाइट हो गया, ये पृथ्वी हो गया है। तो आप देखिए कि सैटेलाइट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो सैटेलाइट का इस्तेमाल आप देख पा रहे होंगे। अब आप एक इंडस्ट्री को देखिए, सैटेलाइट इंडस्ट्री किस तरह से कार्य करती है। तो आप देख पा रहे होंगे सैटेलाइट का निर्माण हो रहा है यहाँ पर किस तरह से एक असेंबली लाइन में, जो सैटेलाइट के साथ साथ उसके रॉकेट का, उसके इंजन का, उसके जो अदर पार्ट्स उनका निर्माण हो रहा है। तो आप देखिए अब ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी को देखिए तो 2016 में दिखाया गया है कि 329 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी। अब 2022 में कितनी, तो 14 से 15 अरब डॉलर के बीच में दिखाया गया है। अब यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया गया है। तो आप ग्राफ को देखिए तो इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि नॉन यूएसए गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो 10%। यूएसए गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर मतलब स्पेंड कितना है, तो 13%। और कमर्शियली स्पेस एक्टिविटीज़ तो कितना प्रतिशत स्पेंड करती, तो 77%। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आने वाले समय में इसकी हिस्सेदारी और कितनी बढ़ सकती है, यानी वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए। अब यहाँ पर दिखाया गया है कमर्शियली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट इंडस्ट्री तो 126 बिलियन डॉलर की है। कमर्शियली स्पेस प्रोडक्ट एंड सर्विस तो 126 बिलियन डॉलर की है। तो अभी भारत को देखिए आप, तो भारत की गिनती कहीं भी नहीं की जाती, यानी नॉन यूएसए गवर्नमेंट पे, यानी सारी को, यानी रशिया हो गई, चाइना हो गई, सबको एक ही में काउंट कर लिया। यानी अभी भारत को बहुत ही प्रोग्रेस करनी है इस क्षेत्र में कि आने वाले समय में यूएसए गवर्नमेंट से भी ज़्यादा भारत इस क्षेत्र में निवेश करेगा और भारत स्पेस क्षेत्र है उसमें लीड करने वाली कंट्री के रूप में उभरेगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि की इंडस्ट्री ग्रोथ एरिया ऑफ द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी। तो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन को दिखाया गया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को दिखाया गया है, रिमोट सेंसिंग को दिखाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी को दिखाया गया है, साइबर सिक्योरिटी को दिखाया गया है, एनक्रिप्टेड एप्लीकेशन को दिखाया गया। तो ये कुछ की क्षेत्र जहाँ पर आने वाले समय में इनसे संबंधित जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कुछ कंट्रीज को दिखाया गया है, कंट्रीज कैपेबल ऑफ ऑर्बिटल लॉन्च। तो यहाँ पर यूएसए को दिखाया गया है, चाइना को, रशिया को, यूरोपियन स्पेस एजेंसी को दिखाया गया, इंडिया को दिखाया है, ईरान को, इजराइल को, जापान को दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें दिख रही है। द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी 2005 से 2020 के बीच में आंकड़ा दिखाया गया है। तो 2005 को देखिए और 2020 को देखिए तो 445 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई ग्लोबल
स्पेस इकोनॉमी तो किस तरह से ग्रोथ करती जा रही लगातार। अब आप देख सकते हैं कि इसके किन सेक्टर में लॉन्च किया जाएगा, तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो सकता है, रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में हो सकता है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो सकता है। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते कि कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किए जा सकते हैं। तो हमें देखना है कि आने वाले समय में अपने इसरो है इसमें अपनी हिस्सेदारी किस तरह से और बढ़ाता है। अब हम इसरो का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। तो इसमें जो सबसे ऊपर आती है तो वो आता है पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे आता है स्पेस कमीशन, उसके नीचे आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ही है जो अंतरिक्ष है यानी एंट्रिक्स है, NSIL है, इन स्पेस है, इसरो है, इन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के ऊपर स्पेस कमीशन और उसके ऊपर होता है पीएम प्राइम मिनिस्टर। अब हम एंट्रिक्स की बात करते हैं तो एंट्रिक्स क्या हो गया, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गई है। अब ये किस क्षेत्र में काम करती है, तो ये इसरो की एक शाखा है। यानी ये किस तरह का काम करती है, तो ये कमर्शियल डील करती है। किसके साथ करती है, तो फॉरेन कस्टमर के साथ करती है। और किसके लिए करती है, तो सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करने के लिए ये डील करती है, कमर्शियल डील। तो ये एंट्रिक्स का काम हो गया। अब NSIL की बात की तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गई। अब ये क्या है, एक तरह से आर्म है किसकी, इसरो की एक कमर्शियली आर्म हो गई। अब इसका जो महत्वपूर्ण दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो जो इंडियन इंडस्ट्री है उसकी जो टेक्नोलॉजी जो कैपेसिटी है उसको बिल्डअप करना और उसकी क्षमताओं को बढ़ाना ताकि वो अपनी जो हिस्सेदारी उसको बढ़ा सके। तो ये NSIL का काम हो गया। अब इन स्पेस की बात की जाए तो ये क्या करती है, ये रेगुलेट करने का काम करती है। किसको, प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्री है स्पेस से संबंधित उसको रेगुलेट करने का काम करती है। ये एक नोडल एजेंसी हो जाती है, नेशनल नोडल एजेंसी, जो क्या करती है, प्रमोट भी करती है प्राइवेट इंडस्ट्री को, किसके लिए, स्पेस के लिए। अब इसरो की हमें पता है कि ये एक स्पेस क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। तो ये स्पेस इसके बारे में हो गया। अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में बात की जाए तो ये एक इंडस्ट्री बॉडी हो जाती है। अब ये क्या कार्य करती है, तो जो ISPA की बात करें तो ये इंडियन स्पेस इंडस्ट्री है और जो ग्लोबल जो इंडस्ट्री है किससे संबंधित, जो स्पेस से संबंधित है, उन दोनों के बीच में लिंकेज का काम करती है। यानी जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज है, जो टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो अच्छी क्षमता की जो प्रौद्योगिकी है और जो इन्वेस्टमेंट है उनको भारत में लाने का काम करती है। तो उसके लिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन को बनाया गया है कि किस तरह से जो विदेशों में जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो इन्वेस्टर है, उनको भारत में लाया जाए ताकि यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इसके लिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन की संकल्पना की गई थी। तो इस तरह से हमें इसके स्ट्रक्चर को देखना था। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो, बाकी अदर बॉडी आ जाती है नीचे। अब हम देखते हैं कि जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो श्रीहरिकोटा लॉन्च को देखिए आप, माफ कीजिए, जो श्रीहरिकोटा की जो लोकेशन उसको देखिए तो कहाँ पर हो गया, तो ये आंध्र प्रदेश हो गया। किस घाट पे आ जाता है, तो पूर्वी घाट पे आ जाता है। तो आप देखिए ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये श्रीहरिकोटा। इसके अलावा आप बहुत महत्वपूर्ण देखिए कर्नाटक में बेंगलुरु हो गया, जहाँ इसरो का सेंटर भी है, सैटेलाइट सेंटर। उसी के नीचे कर्नाटक को देखिए तो उसी में इंडियन डीप स्टेशन नेटवर्क भी अवस्थित है। तो इस तरह से हमें इसके लोकेशन को भी देखना जरूरी है। अब हमने जो वन वेब की बात की तो उसको देखते कि वो क्या है। वन वेब कानूनी रूप से नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड एक संचार कंपनी है जिसका उद्देश्य ब्रॉडबैंड उपग्रह इंटरनेट सेवाओं का निर्माण करना है। कंपनी का मुख्यालय लंदन में है। तो वन वेब के बारे में देखा जाए तो किस टाइप की कंपनी, तो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री देखा है, टाइप ऑफ इंडस्ट्री दिखा है, तो सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस का काम करती है। इसका कुछ और भी दिया है कि फाउंडर कौन है, तो फाउंडेड कब की गई थी, तो 2012 में की गई थी। फाउंडर कौन है, तो ग्रेग विलर इसके फाउंडर है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लंदन इंग्लैंड यूके में। एरिया सर्व्ड तो वर्ल्ड वाइड करती है। की पीपल तो दिखाया जाएगा, CEO कौन है। अब इसके ओनर की बात की जाए तो भारतीय एंटरप्राइजेस, यानी जिसमें 30% की हिस्सेदारी, यानी जिसमें हमने अभी न्यूज़ की बात की थी तो उसमें बताया गया था कि भारतीय एंटरप्राइजेस ने इसमें अपनी हिस्सेदारी को रख रखा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो भारतीय एयरटेल है उसकी हिस्सेदारी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल है वो किस में काम करती है, तो वो संचार कंपनी है। तो इससे क्या होगा कि जो वन वेब है और भारतीय एयरटेल है इन दोनों को अच्छी मददगार साबित होगी, क्योंकि जो संचार कनेक्टिविटी इससे बेहतर हो सकेगी जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। रूस के बैंकों ने रुपए में विदेशी कारोबार के लिए खोले वोस्ट्रो अकाउंट। तो रूस के 2 बैंकों ने RBI से अनुमति मिलने के बाद विशेष वोस्ट्रो खाते खोले हैं। इससे विदेश में रुपए में कारोबार संभव हो सकेगा। रूस के सबसे बड़े बैंक स्पर बैंक और दूसरे सबसे बड़े बैंक VTB बैंक
किसी अन्य देश के ऐसे पहले बैंक हैं जिन्होंने रुपए में कारोबार करने की मंजूरी मिली है। अब ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो इस प्रकार का खाता होने से भारत और रूस के बीच व्यापार के लिए भुगतान रुपए में करने की सुविधा मिलेगी। इस तरह भारतीय मुद्रा में सीमा पार व्यापार करना संभव हो पाएगा। आरबीआई डॉलर पर निर्भरता कम करने कर रुपए में विदेशी कारोबार को बढ़ावा देना चाहती है। तो इसके उद्देश्य बता दिए यहाँ पर कि भारत ने जो सरकार है या जो आरबीआई उसने ऐसा क्यों किया है, तो आप देख पा रहे होंगे कि उसके कारण भी बता दिए। अब वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में बात कर दिए, तो इसको भी देखते हैं कि क्या है ये। तो वोस्ट्रो अकाउंट यानी वोस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है आपका, इसलिए वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब हो गया आपका खाता। वोस्ट्रो अकाउंट को एक ऐसे अकाउंट के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक संपर्ककर्ता बैंक दूसरे बैंक की ओर से रखता है। इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि HSBC का वोस्ट्रो अकाउंट भारत में SBI द्वारा संभाला जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये खाता छोटे घरेलू बैंकों को लिए एक बड़े विदेशी बैंक के वित्तीय संसाधनों और सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक आर्थिक तरीके के रूप में कार्य करता है। दूसरा है किसी विदेशी देश में बैंक शाखा खोले बिना ग्राहक को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। तीसरा है मनी ट्रांसफर में लगने वाले समय को भी कम करता है। तो इसके बारे में बता दिए। अब इसी को एक अंजी में से समझिए। तो वोस्ट्रो इस लैटिन वर्ड विच मीन यूर यानी आपका हो गया। व्हेन अ बैंक यानी एक फॉरेन बैंक हो गई ओपन इट्स अकाउंट इन डोमेस्टिक बैंक यानी डोमेस्टिक बैंक यानी जिसमें इंडिया में कोई सी बैंक ले ली यानी SBI को ले ली। इन आवर कंट्री इज नाउ अस वोस्ट्रो अकाउंट यानी एक सिटी बैंक हो गई, विदेशी बैंक हो गई। अब ये क्या कर रही है? एक अकाउंट ओपन कर रही है। कहाँ पर ओपन कर रही है? तो भारतीय बैंक में यानी इंडियन इंडस्ट्री में यानी माफ कीजिए इंडियन कंट्री में। अब यहाँ पर SBI है तो उसमें ये अकाउंट ओपन कर रही है, तो उसी को बोलते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। वोस्ट्रो अकाउंट इज मेंटेन इन डोमेस्टिक करेंसी। तो अब इसको मेंटेन किस में किया जाएगा? तो घरेलू मुद्रा में इसको मेंटेन किया जाएगा। तो इस संबंधित खबर को हमें देखना था। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। सुनक ने किया PM पद का चुनाव लड़ने का ऐलान। तो कहा ब्रिटेन गंभीर आर्थिक संकट में निपटने के लिए मौका दे। तो यहाँ पर भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक है वो प्रधानमंत्री के पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, क्योंकि अभी हमें पता है कि हाल ही में जो लिज ट्रस थी जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब देखना है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी में जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक है इन्हें जीत मिलती है कि नहीं मिलती है, और इन्हीं के साथ प्रतिद्वंदी कौन है? तो प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, तो इनके साथ इनकी टक्कर है। तो हमें जो ब्रिटेन है उसके मैप को देखते हैं। ब्रिटेन की बात आती है तो ब्रिटेन में ग्रेट ब्रिटेन की बात आएगी, ग्रेट ब्रिटेन की बात आती है तो यूनाइटेड किंगडम की बात आएगी। तो इनमें बेसिक अंतर क्या है तो उसको देख लेते। तो आप इंग्लैंड को देखिए, तो ये इंग्लैंड हो गया, ये वेल्स हो गया, ये स्कॉटलैंड हो गया, नॉर्थ आयरलैंड हो गया, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो गया, यानी ये पूरा आयरलैंड वाला क्षेत्र हो गया। अब ब्रिटेन की बात करते तो ब्रिटेन में केवल ये इंग्लैंड वाला क्षेत्र आ जाता है, लेकिन जब ग्रेट ब्रिटेन की बात की जाती है तब उसमें वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड इन तीनों को शामिल करते हैं, तब बनता है ग्रेट ब्रिटेन। अब जब ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्थ आयरलैंड को शामिल कर लिया जाता है तब ये बनता है UK यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी ग्रेट ब्रिटेन में जो नॉर्दर्न आयरलैंड को शामिल करने पर। अब जब ब्रिटिश आइसलैंड की बात की जाती है तो उसमें क्या होता है कि जब UK में जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है इसको भी शामिल कर लिया जाए तो ये बनता है ब्रिटिश आइसलैंड। तो इसलिए बेसिक अंतर होता है। अब यहाँ पर देखिए फिर वापस एक ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन में क्या शामिल कर लिया? स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को शामिल कर लिया। जब इसी में नॉर्दर्न आयरलैंड को शामिल कर लिया जाता है तो UK का निर्माण होता है। जब UK के अंदर ही जो ब्रिटिश आइसलैंड यानी आयरलैंड को पूरे को शामिल कर लिया जाए तब बनता है ब्रिटिश आइसलैंड। तो इस तरह से हमें बेसिक अंतर को देखना था। अब हम यूनाइटेड किंगडम है उसके जो मैप है उसका एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा में बना हुआ है तो देखना जरूरी है। तो आप देख पा रहे ये UK का मैप हो गया। तो इसके देखिए तो पूर्व में क्या गया तो नॉर्थ सी आ जाता है, इसके दक्षिण में इंग्लिश चैनल आ जाता है, इसके पश्चिम में आयरिश सी, सेल्टिक सी, एटलांटिक ओशन आ जाता है। अब इसकी सीमाओं को देखिए आप, तो इधर ये वेल्स हो गया है, ये इंग्लैंड हो गया है, ये स्कॉटलैंड हो गया है और ये नॉर्थर्न आयरलैंड हो गया है। अब इन्हीं से मिलकर बनता है क्या? UK। अब जब इसके अंदर आयरलैंड को भी शामिल कर लीजिए जाए साउथर्न आयरलैंड को, तब ये बनता है ब्रिटिश आइसलैंड और ये इंग्लैंड वाला क्षेत्र हो ही गया है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण माउंटेन्स को देखिए। तो ये पेनिन्स जो माउंटेन्स है इसके बीचों बीच में अवस्थित है, ये उत्तर में हाईलैंड से अवस्थित हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए कैम्ब्रियन माफ कीजिए कैम्ब्रियन माउंटेन्स अवस्थित हो गई, कहाँ पर? वोल्से में अवस्थित हो गई है। इसके अलावा इसके महत्वपूर्ण शहरों को देखिए तो लंदन किस के किनारे अवस्थित है? तो ये प्राइम मेरिडियन के किनारे अवस्थित है।
ये थेम्स नदी को देखिए जिसके किनारे लंदन भी अवस्थित है। ये ब्रिस्टल हो गया, ये ऑक्सफोर्ड हो गया है, ये पोर्ट्समाउथ हो गया, ये डोवर हो गया है। इसके अलावा आप देखिए प्लेमाउथ हो गया है, लिवरपूल, लीड्स, ये ग्लासगो जहाँ COP26 की बैठक हुई थी, सम्मेलन हुआ था। उसके अलावा आप वो चीज़ों को देखिए, एडिनबर्ग हो गया है। अब आप नॉर्थन आयरलैंड को देखिए, इसकी राजधानी बेलफास्ट हो गई है। ये एटलांटिक ओशन हो गया, ये आउटर हेब्रिज हो गया है, ये आयरिश, ये सेल्टिक्स हो गया है। तो इस तरह से हमें इसके मैप का एनालिसिस भी करना जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं कि पेनिस माउंटेन कहाँ पर अवस्थित है, ये कैम्ब्रिन माउंटेन कहाँ पर अवस्थित है। तो इस तरह से हमें इस खबर को देखना था। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। ईरान में हिजाब के खिलाफ आंदोलन के बीच हैकरों ने परमाणु ऊर्जा एजेंसी में लगाए से। तो ईरान कई दिनों से चर्चा में बना हुआ, क्योंकि वहाँ पर हिजाब के विरोधी आंदोलन चल रहा है। तो उसी वजह से हमें ईरान के मैप को भी देखना जरूरी है। ईरान का मैप दे रखा, अब इसकी सीमाओं को देखिए। तो इधर पूर्व में किससे लग रही है, तो पाकिस्तान से लग रही है, अफगानिस्तान से लग रही है, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान से लगती है, अजरबैजान से लगती है, आर्मेनिया से इसकी सीमा लगती है, तुर्की से इसकी सीमा लगती है, इराक से इसकी सीमा लगती है। किससे सीमा नहीं लगती है, तो कुवैत से इसकी सीमा नहीं लगती, यूएस से इसकी सीमा नहीं लगती है, ओमान से इसकी सीमा लगती है, कतर, बहरीन, सऊदी अरब से इसकी सीमा नहीं लगती, लेकिन जल से इसकी सीमा लगती है, यानी जो वाटर बॉडी से उसके थ्रू तो इसकी सीमा लगती है। अब इसके दक्षिण में देखिए तो पर्शियन गल्फ आ जाता है, ये गल्फ ऑफ ओमान आ जाती है। इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि अवस्थित है, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अवस्थित है। किसको अलग करती है, तो ईरान को और ओमान को अलग करती है। अब ईरान है, तो ईरान की राजधानी को देखिए, तो ईरान की राजधानी क्या हो गई, तो तेहरान इसकी राजधानी हो जाती है। अब इसके उत्तर में कौन सी माउंटेन अवस्थित है, तो एल्ब्रुस माउंटेन अवस्थित है। इसके दक्षिण और पश्चिम में कौन सी माउंटेन्स अवस्थित है, जैग्रस माउंटेन्स अवस्थित है। इसके महत्वपूर्ण शहरों को देखिए, तो ये एक हो गया इस्पाहान शहर हो गया है, बंदर अब्बास जो महत्वपूर्ण पोर्ट हो जाता है इसका, बुशहर इसका पोर्ट हो गया है। उसके अलावा आप देखिए तो इसमें कौन से महत्वपूर्ण रेगिस्तान है, तो दश्त ए कावीर, दश्त ए लूट के कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल हो जाते हैं। ये एल्ब्रुस माउंटेन के दक्षिण में अवस्थित है। ये माउंट दामावंत जो इसकी महत्वपूर्ण ऊंची चोटी हो गई है। लेक उर्मिया इसमें अवस्थित है, ये टेब्रिज उसके महत्वपूर्ण सिटी है। अब देखिए लेक उर्मिया किस साइड अवस्थित है, कैस्पियन सागर के, जो कैस्पियन सागर के पश्चिम में अवस्थित है। जो कैस्पियन सागर के दक्षिण में कौन से माउंटेन्स है, तो एल्ब्रुस माउंटेन अवस्थित है। अब देखिए कि जो कैस्पियन सागर उससे किसकी सीमा लग रही है, तो आप देख पा रहे इधर अजरबैजान को दिखाया है, ईरान को दिखाया गया है, तुर्कमेनिस्तान को दिखाया गया है। किसकी राजधानी कैस्पियन सी से लगती है, तो इधर दिखाया गया है कि जो बाकू अजरबैजान की राजधानी उससे इसकी सीमा लग रही है। तो आप देख पा रहे होंगे। बाकी आप अन्य चीज़ों को भी देखिए, करमान हो गया, यजत हो गया, बेरजान हो गया है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण शहर हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको मैप को देखिए। इधर दोहा देखिए, दोहा की राजधानी कतर हो गई है, माफ़ कीजिए कतर की राजधानी दोहा हो जाती है। बहरीन को दिखाया गया है, ये यूए की राजधानी अबू धाबी, ओमान की राजधानी मस्कट हो गई है, कुवैत की कुवैत हो गई है, इराक की बगदाद हो गई है। तो इस तरह से हमें इसकी मैप को देखना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। सूडान में कबायलियों के संघर्ष में 220 की मौत। तो सूडान के दक्षिणी हिस्से में 2 दिन से जारी कबायली संघर्ष में कम से कम 200 लोग मारे जा चुके हैं। अब सूडान की मैप को देखिए, तो ये अफ्रीका का मैप हो गया। अब सूडान की जो राजधानी क्या होगी, तो खार्तूम हो गई है। अब इसकी किससे सीमा लग रही है, तो इधर उत्तर में इजिप्ट से, लीबिया से, पश्चिम में चाड से, इधर दक्षिण पश्चिम में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से, दक्षिण में साउथ सूडान से, इधर देखिए दक्षिण पूर्व में इथोपिया से, और पूर्व में इरिट्रिया से इसकी सीमा लग रही है। इधर रेड सी से भी इसकी सीमा लगती है। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी कितनी महत्वपूर्ण है। अब ये साउथ सूडान, माफ कीजिए सूडान का मैप हो गया। अब इसके दक्षिण में साहिल वाला क्षेत्र अवस्थित है, ये साउथ सूडान हो गया। अब आप देखिए कि विक्टोरिया से व्हाइट नील आती है, ये व्हाइट नील जो युगांडा से होते हुए साउथ सूडान से होते हुए सूडान में इंटर करती है। अब इधर देखिए इथोपिया से ब्लू नील आ रही है। अब जब ब्लू नील सूडान में इंटर करती है, तब ये खार्तूम में जो व्हाइट नील और ब्लू नील दोनों जाकर मिल जाती है, फिर ये नील रिवर के नाम से आगे बढ़ती है। अब ये देखिए आगे बढ़ रही है, इजिप्ट में जाके अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, फिर भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती हैं। अब सूडान को देखिए, तो सूडान में मारा माउंटेन्स अवस्थित है, और इसी में जो दारफुर दारफुर जो माउंटेन मतलब माउंटेन्स है, यह चोटी अवस्थित है। तो किस साइड अवस्थित है, तो सूडान में देखिए, तो ये पश्चिम की साइड अवस्थित है मारा माउंटेन्स। लिबियन डेजर्ट चार्ट के किस दिशा में अवस्थित है, तो पूर्व की दिशा में अवस्थित है। नुबियन डेजर्ट नील नदी की किस दिशा में अवस्थित है, तो ये पूर्व की दिशा में अवस्थित है। किस बाएं तरफ की दाईं तरफ, तो आप देख पा रहे होंगे अगर नील नदी ऐसे निकलती है, तो इसकी इस
ये वाली दिशा कौन सी होगी, तो दाएं वाली दिशा हो गई। तो दाएं दिशा में नुबियन डेजर्ट अवस्थित है। नील रिवर के जो रेड सी हिल्स है वो किस दिशा में अवस्थित है, तो बाएं तरफ, माफ कीजिए दाएं तरफ अवस्थित है। इसके अलावा आप देखिए कि लिबियन डेजर्ट किस तरह अवस्थित है नील नदी की, तो बाईं तरफ अवस्थित है। नुबा माउंटेन्स को देखिए तो साहिल प्रदेश हो गया, साहिल के उत्तर में नुबा माउंटेन्स अवस्थित है। ये साउथ सूडान हो गया है। आप देखिए कि इसका महत्वपूर्ण कौन सी सिटी है, तो खार्तूम को दिखाया गया है जिसकी राजधानी हो जाती है। उसके अलावा आप देखिए ये कसाला हो गया है। अब इसके अलावा आप इथोपिया को भी देख सकते हैं। इथोपिया की राजधानी क्या होगी, तो अदिस अबाबा इसकी राजधानी हो जाती है। ये इरिट्रिया जिसकी राजधानी क्या होगी, तो अस्मारा इसकी राजधानी हो जाती है। ये सेंट्रल अफ्रीकन साउथ सूडान इसकी राजधानी क्या हो जाती है, तो जुबा हो जाती है। और यहाँ पर जो आदिवासी क्षेत्र है वो ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर संघर्ष चलते रहते हैं। तो इस तरह से हमें देखनी थी कि क्यों 220 लोग मारे गए, क्योंकि यहाँ पर कबायली संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि ये आज भी आदिवासी क्षेत्र यानी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए यूएन की स्थापना हुई थी। तो 1945 में आज ही दो राष्ट्रों में विवाद एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़े मुद्दों के समाधान करने के लिए उद्देश्य से यूएन की स्थापना की गई थी, यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। 25 अप्रैल को अमेरिका में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर इसका मसौदा तैयार किया था। वर्तमान में इसके 195 सदस्य देश हैं। अब हम देखते हैं हमारी महत्वपूर्ण खबर, जिसमें GS1 यानी फ्रीडम फाइटर से संबंधित है, आज़ाद हिंद से संबंधित है, जिसमें हम देखते हैं कि भारत में किस तरह से किन्होंने योगदान दिया भारत की आज़ादी में। तो आज़ाद हिंद सरकार की कैबिनेट में सदस्य बनी थी लक्ष्मी सहगल। तो स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का जन्म 1914 में आज ही चेन्नई में हुआ था। बतौर यानी के समान डॉक्टर कुछ समय तक भारत में काम करने के बाद 1940 में वह सिंगापुर चली गई थी। वह सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित होकर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने लगी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में कैप्टन पद पर कार्यभार संभाला और इसी वर्ष अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की कैबिनेट में वह प्रथम महिला के रूप में शामिल हुई थी और 2012 में उनका निधन हो गया था। अब यहाँ पर प्रीलिम्स में बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ भी प्रश्न पूछ लेते हैं वो कि जब आज़ाद हिंद सरकार की जो बनी थी उसमें जो कैबिनेट थी उसमें प्रथम महिला कौन थी, तो लक्ष्मी सहगल थी। वो किससे संबंधित थी, तो कैबिनेट से संबंधित थी। तो इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं कि उनका जो प्रोफेशन था वो क्या था, तो डॉक्टर थी। और जो रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई थी उसकी ये कैप्टन भी थी। तो इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरह से वो प्रश्न कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमें ये आज की खबरें देखनी थी, तो जो हमारा विश्लेषण ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।